हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कोशिका क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, जीवित कोशिका कौन सी होती है, कौन सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सबसे छोटी कोशिका है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और इन्हीं चर्चाओं को आज आगे बढ़ाते हुए हम कोशिका के विभिन्न अंगकों के बारे में समझेंगे, यानी कोशिका के कोशिकांग के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है कि हर काम के लिए एक अलग अंग उपस्थित है। सोचने के लिए ब्रेन है, देखने के लिए भगवान ने आंखें दी हैं, जो भोजन हम करते हैं उसका स्वाद चखने के लिए जीभ मिली है, किसी काम को करने के लिए हाथ मिले हैं, दौड़ने चलने भागने के लिए पैर मिले हैं, खाना खाने और पचाने के लिए हमारे पास मुंह और पेट है। तो इस प्रकार से कोशिका के भी विभिन्न अंग होते हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कार्य को करते हैं। आज उन्हीं कोशिकांगों के बारे में समझेंगे इस क्लास में। और आज की क्लास में अगर आपने इसको ध्यान से सुना तो गारंटी है कि आज के बाद आपको ये हमेशा याद रहने वाला है। अब हमेशा के लिए याद रहेगा। पक्की बात है क्या? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना किसी समय को गंवाए हुए। आज जो हम लेकर के आए हैं सबसे पहला कोशिकांग आपके सामने, तो हम लोग इसको बात करेंगे तीन रूपों में। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? तीन भागों में। सबसे पहला प्लाज्मा झिल्ली का होगा, दूसरा केंद्रक का होगा और तीसरा कोशिका द्रव्य का होगा। तीन भाग में डिवाइड करेंगे हम लोग। इन्हीं तीन भागों में डिवाइड करने के बाद हम लोग कोशिका के विभिन्न अंगों को समझेंगे। पहला आपके सामने है प्लाज्मा झिल्ली। आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि कोई भी कोशिका होती है ना, तो उसकी अपनी एक निश्चित बाउंड्री होती है, निश्चित बाउंड्री होती है, और यही बाउंड्री जो उसकी होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली मतलब उसकी बाउंड्री। जैसे अपनी स्किन है ना, बाहर से स्किन एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है कि अंदर का मटेरियल बाहर ना आने पाए, है ना। उसी प्रकार से इनके पास, कोशिकाओं के पास क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। जो पादप कोशिका होती है, यानी जो पौधों की कोशिका होती है, उसके ऊपर यानी उसकी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक और परत होती है। और इस परत का क्या नाम हो जाता है? अगर कोई पूछ ले आपसे तो इस परत को कहते हैं कोशाभित्ति। क्या कहते हैं जी? कोशाभित्ति। आपसे पूछा जाए कोशाभित्ति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल पादप कोशिका में, यानी पौधों की कोशिका में कोशाभित्ति पाई जाती है। अच्छा, कोशाभित्ति के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि अगर कोई पूछे आपसे कि जो पादप कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो आप बताएंगे कि कोशाभित्ति होती है। कौन सी होती है ये? कोशाभित्ति होती है। और अगर पूछा जाए कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा झिल्ली बताएंगे। ये कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या होता है? प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका के पास, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कल बताए थे, तो प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका के पास एक केंद्रक होता है। और वो पौधों की कोशिका में अगर बात करें तो किनारे की ओर होता है, जबकि अगर ये जंतु कोशिका होती तो केंद्रक बीच में होता। एक अंतर नोट करिए। क्या? केंद्रक के आधार पर यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। क्या है? कि केंद्रक इनका बीच में होता है जंतु कोशिका का, और अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पे होगा? किनारे की ओर रहेगा। चलिए, इस केंद्रक के बारे में भी बात करने वाले हैं। और फिर लास्ट में आएगा साइटोप्लाज्म यानी कोशाद्रव्य। कोशाद्रव्य क्या है? तो इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और इसी तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? कोशाद्रव्य बोला जाता है। यानी जो ये तरल पदार्थ इस कोशिका के अंदर भरा है, इसी तरल पदार्थ को क्या बोला गया? कोशाद्रव्य या कोशिका द्रव्य बोला गया। क्या बोला गया जी? कोशाद्रव्य बोला गया। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। सबसे पहली बात आपके सामने कोशाभित्ति के बारे में है कि कोशिका झिल्ली
को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब जिसको चाहेगी उसको अंदर जाने देगी, जिसको चाहेगी अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, ओके। प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करती है। ओके, यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। मैंने बताया कि पादप कोशिका में क्या डिफरेंट रहेगा, कोशाभित्ति, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी और पादप कोशिका में भी पाई जाएगी। ओके, ये किसकी बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, तो यहीं पे मैं इसको शॉर्ट में नोट कर दे रहा हूं कि ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है और इन दोनों का मिला जुला रूप लाइपोप्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, लाइपोप्रोटीन कहलाता है। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसको पढ़ना होगा यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कुछ और। यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं के आने जाने में सहायक है। यह कोशिका को निश्चित आकार भी प्रदान करती है। सारी बातें हो गई, समझ में आ गई बात। ध्यान से सुनेंगे, एक बात समझ में आएगा बाबू। चलिए, आगे की कहानी क्या कहती है, अब बात कर लेते हैं कोशाभित्ति के बारे में। कोशाभित्ति क्या है, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, माने नहीं पाई जाती। चलिए, यह सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है और किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोशाभित्ति सामान्यतः किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। इसी क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर कहेगा एक लाइन और याद करिएगा कि पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के संपर्क में आने से जुड़ी रहती हैं। ये प्लाज्मोडेस्मा, एक कोशिका मान लीजिए ये है, एक कोशिका, ये दोनों कोशिका आपस में चिपकी रहती है, किसकी सहायता से, प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से। ये एक प्रकार का 2 ईंटों के बीच में जैसे सीमेंट होता है वैसे ये काम करती है। एक लाइन और है कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कवक माने मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, कुकुरमुत्ता जिसको कवक को बोल एग्जाम्पल है, तो इन सब की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलिए साहब, अगली बात को हम लोग देख लेते हैं केंद्रक के रूप में। लेकिन केंद्रक को मैं चाहूँगा कि अपने हाथ से अगर बना के आपको बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा सर, चलिए देखिए, केंद्रक कैसा होता है, तो ये एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बाबू, कैसी संरचना होती है, ये एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, और ये जो गोलाकार संरचना है ना, इसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा इसके अंदर का मटेरियल अंदर या बाहर आ जा सकता है। ठीक है, यानी कितने लेयर की बनी हुई है ये, कितने लेयर की बनी हुई है सर, 2 लेयर की बनी है। कितने लेयर की बनी है, 2 लेयर की बनी हुई है। कितने लेयर की बनी हुई है, 2 लेयर की बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्रोमेटिन धागे भरे होते हैं, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल, जिसे आप लोग क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्या कहते हो जी इसको, क्रोमेटिन धागे कहते हो। और इसी में क्या पाया जाता है, आपका गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अगली बात क्या है, इसमें एक डेंस गाढ़े धब्बे लाइक संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे केंद्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है। ठीक है, केंद्रिका बोला जाता है। इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरह एकदम जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे लिखना भी है आपको। एक तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्रोमेटिन धागे ही बाद में जब डिवीजन होने वाला रहता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, गुणसूत्र का नाम दे दिया जाता है। और ये गुणसूत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होती है। ये 3 चीज़ों से मिल करके गुणसूत्र बना होता है। तो ये एक कोशिका केंद्रक का हमने चित्र बना दिया आपके सामने। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पक्की बात है क्या। चलिए आगे की कहानी को देखेंगे।
इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? इसकी खोज सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता। इसके बाहर एक दीवार होती है, बाउंड्री होती है, जिसे कोशिका कला केंद्र कहते हैं। इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है। सारी बातें हमने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष अंगों के बारे में। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो मुख्य अंग हैं वो ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से अंगक पढ़ने हैं कोशिका के। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है सबसे पहला, वो पढ़ना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको बारी बारी सब समझा दे रहा हूँ, सबकी नोट्स लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जगह पे आप लिखेंगे लिपिड को, लिपिड। और तीसरा आपको पढ़ना है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। एक और आप पढ़ेंगे इसमें, एक और पढ़ेंगे आप गाल्जी काय, गाल्जी काय। एक और पढ़ेंगे आप रिक्तिका, रिक्तिका। रिक्तिका की कहानी मैं यहीं खत्म कर देना चाहता हूं। केवल और केवल पौधों में पाई जाती है, सामान्य केवल और केवल लिख दीजिए, बल्कि लेकिन कभी कभी नहीं हो, जंतु कोशिका में भी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दें क्या, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में छोटी 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 रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसकी एक भित्ति होती है, इसकी एक वॉल होती है, इसकी झिल्ली होती है। और पूछा जाए रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोला जाता है, रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोला जाता है, तो इसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। इसके अंदर एक रस भरा होता है, उस रस को क्या बोलते हैं? कोसा रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोसा रस बोला जाता है। ये रिक्तिका की कहानी खत्म हो गई इतनी बातों में, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे पहला नाम आ गया आपके सामने गाल्जी उपकरण का। इसकी खोज याद रखेंगे किसने किया था? कैमिलो गॉल्जी। क्या नाम है इनका? कैमिलो गॉल्जी ने इसको खोजा था, कैमिलो गॉल्जी ने इसको खोजा था, इसीलिए इसे गाल्जी काय कहते हैं। यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिका होती है, जिसके ऊपर समांतर सजी हुई रहती हैं क्या कुछ, ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी के आरबीसी और सीव सेल पौधों की पादप की चालनी नलिका में नहीं पाई जाती, चालनी नलिका में, चालनी कोशा में नहीं पाई जाती। याद रखेंगे, पूछा जाए गाल्जी काय किस में नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे कि हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। और पौधों की चालनी कोशा में, जो कि होती है किसकी? फ्लोएम का भाग होती है, इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है भैया। इसका काम ढेर सारा है, लिपिड का निर्माण करना, लेमिला का निर्माण करना, ये स्रावी होती है, मेलानिन का श्रावण करना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में बनी हुई प्रोटीन के छोटे छोटे अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलना, ये सब इसके मुख्य कार्य होते हैं। एक पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये आपसे पूछा जाए, गाल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम किसका बना होता है? तो गाल्जी काय का बना होता है। चलिए अगला नाम आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, या ऊर्जा गृह कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, ठीक है। बाह्य परत चिकनी और छिद्रित होती है, जबकि अंतर परत बहुत ज़्यादा वलित होती है, वलित होती है। और किसका निर्माण करती है? क्रिस्टी का निर्माण करती है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बाह्य लेयर हो गई, इसकी अंदर वाली जो लेयर होती है ना, वो अंदर की ओर मुड़ करके उंगलीदार संरचनाएं बनाती है। कैसी संरचनाएं बनाती हैं? देखिए, उंगलीदार संरचनाएं बनाई जाती हैं, और इन्हीं उंगलीदार संरचनाओं पे इस प्रकार से टेनिस के रैकेट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे टेनिस का रैकेट होता है ना, अगर मैं एक को निकाल के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये होती है, इस प्रकार टेनिस के रैकेट की तरह संरचनाएं होती हैं। और इनको क्या बोला जाता है? इनको ऑक्सीसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम बोला जाता है, या
इन्हीं को एक नाम और दिया गया F1 F0 कण। F1 F0 कण भी बोला जाता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और इसके तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या है? इसकी बाह्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली है। ये कौन सी झिल्ली है? इसकी आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए। और इसका मुख्य काम क्या होता है? एटीपी का निर्माण करना। किस क्रिया के द्वारा? कोशिकीय श्वसन के द्वारा। अगला नाम आ जाता है राइबोसोम आपके सामने। ये छोटे छोटे गोलाकार पिंड होते हैं और इनका मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो लिखा हुआ है कि प्रोटीन संश्लेषण इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, एक एक नंबर में सब पूछेगा आपसे। हाँ, उसके बाद आ जाएगी आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसी होती है? जैसे यहाँ पे देखिए केंद्रक है ना, केंद्रक अभी मैंने दिखाया है। तो उस केंद्रक की दीवार से लगी हुई इस प्रकार से जाल के रूप में फैली हुई कुछ संरचनाएं होती हैं और इन्हीं संरचनाओं को क्या बोला गया है? तो इन्हीं संरचनाओं को बोला गया अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोला गया। ठीक है, इनमें कहीं कहीं पे ऐसे राइबोसोम पाया जाता है। अगर राइबोसोम पाया गया किसी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के ऊपर तो उस अंतःप्रद्रव्यी जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। और जिस पे नहीं पाया गया उसको स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी खोज किसने किया था? के.आर. पोर्टर ने किया था। के.आर. पोर्टर या पोर्टर क्लाउडे एंड फल्लम ने किया था। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं की एक शीट विशाल तंत्र होता है। झिल्ली जीवात जनन इंडोप्लाज्मिक द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा की कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, देखिए आराम से पढ़ते चलेंगे, एक एक अंक आपका क्लियर होता जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं इनके प्रकार की, तो प्रकार दो बताए गए, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, खुरदुरी में क्या होगा? राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, और चिकनी में राइबोसोम एब्सेंट रहेगा, नहीं पाया जाएगा। डन डन, हाँ जी, ओके। ये आपके पास डायग्राम है, अगर आप इसको बना सकते हैं तो इसको बना लीजिए। ये आपका केंद्रक का हिस्सा दिख रहा है और ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है लवक के बारे में। लवक, मैं इसके लिए एक चाहूँगा कि शीट लेकर के आपको अलग से समझा दूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए एक शीट ले लेते हैं, फिर समझ लेते हैं इसको। हाँ, लवक क्या है भैया, जरा देख लिया जाए। तो ये मेन बात है ना, कलरिंग पिगमेंट होता है। पौधों के भाग, कोई किसी भी भाग को रंग प्रदान करने का काम। लवक क्या काम करता है? तो पौधों के अनेक डिफरेंट भागों को रंग प्रदान करने का काम करता है। और रंग प्रदान करने के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक का नाम होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। एक का नाम होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक। और एक तीसरे प्रकार की होती है, इसका नाम होता है हरित लवक। हरित लवक। इसको इंग्लिश वाले किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसको जानते हैं किस नाम से? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बस 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 10 मिनट 10 मिनट। ओके, तो ये कहानी बन गई इसकी लवक की। ठीक है,
ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। अवर्णीय लवक किस कलर का होता है सर? ये सफ़ेद रंग प्रदान करता है, ये रंगीन कलर देता है। रंगीन कलर मतलब आपने देखा होगा फूलों का रंग कैसा होता है, या तो रेड होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है, ये सब रंग कौन देगा? ये लवक देता है। पत्तियों में हरा रंग कौन देता है? तो हरित लवक देता है। ये जनरली कहाँ पाया जाएगा? तो बीज में। बीज में किसी भी चीज़ का बीज खोल के देखिए तो अंदर सफ़ेद रहता है। देखे हैं? देखे हैं? हाँ, जनरली जिसका भी होगा, जैसे आपने मूंगफली देखा, बादाम देखा, काजू देखा, है ना? ये सब कैसे होते हैं? बीज सफ़ेद कलर का होता है। और ये कैसा होगा भैया? फल का रंग जो होगा या फूल का जो रंग होगा, ये सब किसके होंगे? अवर्णीय लवक के। और इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा कौन? पत्ती। ठीक है, तो ये कहानी इसकी हो गई। अगला नाम किसका आता है भैया आपके सामने? अगला नाम कौन सा आता है आपके सामने? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस सब के बारे में लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण कराता है। ठीक है, यह रंगहीन लवक होता है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है। ठीक है, पुष्प की फल भित्ति ये सब में पाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने आपको समझा दिया। लाइसोसोम के बारे में याद रखेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम एक ऐसा अंगक होता है जो जनरली सामान्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, बहुत रेयर कुछ पादप कोशिकाओं में मिल सकता है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो 50 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं कि अगर कोई कोशिका मर गई तो उसमें जो भी वेस्टेज है, जो भी कचरा है, उसको ये समाप्त कर जाता है, खा जाता है। कौन? ये लाइसोसोम। क्योंकि इसमें क्या है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो पूरी कोशिका को पचा जाता है। चूंकि ये कोशिका को पचा जाता है, उसको खत्म कर देता है, इसलिए इसे एक नाम और दिया गया, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पक्की बात है? ओके, चलिए अब कहानी कुछ अलग। क्या बचती है? रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में आ जाइए, समझ लेते हैं। रिक्तिका क्या है? इन कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित फैली आकार संरचनाएं हैं जिन्हें रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। मैंने शुरू में ही बता दिया कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और रिक्तिका के अंदर एक सैप भरा होता है, एक जूस भरा, एक रस भरा होता है, जिसे कोशिका रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइक का बटन दबाते रहिए बाबू, लाइक का बटन दबाते रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा हमें पढ़ाने में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आइए, अगर इसके काम की बात कर लें तो क्या काम है इसका? यह कोशिका के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण करती है। सेल कितनी टाइट रहनी चाहिए, कितनी फूली हुई रहनी चाहिए, कितनी मजबूत रहनी चाहिए, उसकी बाउंड्री कहाँ तक जानी चाहिए, ये सब का निर्धारण कौन करता है? ये रिक्तिका करती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती हैं? जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है। पहले ही बताया था इस चीज को, पहले ही बताया था। तो ये बाबू आपके सामने कुछ विशेष कोशिकांग हैं, उनके फिगर हैं। एक चीज मैं आपसे कह दूं कि आपको इसमें जो मुख्य रूप से दिमाग में रखना है वो कौन कौन से टॉपिक रखने, जरा ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको दिमाग में बिल्कुल रखने ही रखने हैं। सबसे पहला आपको रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा आप रखेंगे किसको? क्लोरोप्लास्ट को। तीसरा आप किसको रखेंगे? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को। चौथा आप किसको रखेंगे? गाल्जी काय को। पांचवा आप किसको रखेंगे? राइबोसोम को।
राइबोसोम को। छठा आप किसको रखेंगे? रिक्तिका को। बस इतने कोशिकांग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अलावा अगर आप बाकी तैयार कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नो डाउट बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। आ गया सारा समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बेहद ही शानदार सी क्लास होगी, एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। मे बी फिजिक्स का टॉपिक होगा जिसका नाम होगा गति और उसके समीकरण। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।